आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलो ठीक है, हमें पता चल गया आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने कल क्या किया था? कल लास्ट क्लास में जो हमारा हुआ था, हम जल्दी से एक देख लेंगे। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, मतलब संज्ञा के लिंग के बारे में कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया था कि हिंदी भाषा में जो लिंग है वो 2 प्रकार के ही होते हैं। और मैंने कल ये बात आपको समझाई थी कि हिंदी भाषा में उभयलिंग नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर आपको कोई ये कहे किसी शब्द में कि इस शब्द में उभयलिंग पाया जाता है, तो आप उसको कहना कि लगता है आपको हिंदी व्याकरण आता नहीं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जानी। तो जब बात आती है कि हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो किसी भी शब्द में उभयलिंग तो नहीं होगा। तो फिर मुद्दा उठता है कि हिंदी भाषा के अंदर जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द हमारे या तो स्त्रीलिंग में, मतलब उनमें से कुछ शब्द या तो स्त्रीलिंग में होंगे और कुछ शब्द या तो पुल्लिंग में होंगे। तो इन दोनों में ही रहेंगे, तीसरा कोई नहीं होता। तो आपको यही चुनना है। फिर मैंने इसमें पहचान के लिए तरीका बता दिया था। हम सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की मदद से हम किसी भी शब्द का लिंग पहचान कर सकते हैं। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने पढ़ लिया था और इसका रिवीजन मैंने कल करवाया था क्लास में, आप सभी लोगों को पता है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली थी वो लोग फिर ये क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास को ले लें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दिए हुए हैं कुछ ऐसे शब्द, यानी कुछ और अलग से। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो हम कुछ अलग से यहाँ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या हमारी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। तो वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे सबसे पहला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको पहला दिया है, पहला पॉइंट, कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग हम केवल स्त्रीलिंग में करते हैं, उनका कभी पुल्लिंग नहीं होता। तो इस वाले पॉइंट से हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न आ जाएगा? जैसे मान लो आपको यहाँ पे उदाहरण, अब कौन कौन से शब्द होते हैं जैसे करके लिख लो। जैसे शब्द है सुहागिन, ठीक है। अब शब्द आपको एग्जाम में दे दिया कि सुहागिन का पुल्लिंग बताइए, और पहले ऑप्शन में आपको लिख कर दिया सुहाग, और एक ऑप्शन में दे दिया कि सुहागिन इसका पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है, इस तरह से। तो अक्सर हमारे छात्र क्या सोचते हैं, सुहागिन है तो इसका पुल्लिंग तो सुहाग होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका पुल्लिंग सुहाग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि सुहागिन का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो। तो इसका पुल्लिंग क्या होना चाहिए? वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा हो, तो ये इसका पुल्लिंग होना चाहिए। लेकिन वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा हो, उसको क्या कहेंगे? तो इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ क्या स्त्री के बारे में सोचते हैं कि स्त्री का पति जिंदा है, तो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? सुहागिन बोलेंगे। लेकिन जो सुहाग शब्द है उसका अर्थ होता है पति, तो ये पति का पर्यायवाची है सुहाग। तो सुहागिन का ये तो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग तो एक तरह से विलोम ही होता है ना, पुल्लिंग, तो वो सुहाग नहीं होगा। तो बात ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला और शब्द लीजिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द है सौतन। सौतन शब्द का भी पुल्लिंग नहीं होता। ऐसे ही शब्द है धायमा। धायमा शब्द का भी पुल्लिंग नहीं होता। धायमा क्या होती है? धायमा होती है वह माँ जो जन्म ना दे बच्चे को, लेकिन उसका पालन पोषण बिल्कुल अपनी औलाद की तरह करे, अपने बच्चे की तरह करे, उसको धायमा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही शब्द आता है इसमें संतति।
शब्द है आपका संतति, शब्द है आपका संतान, शब्द है आपका औलाद, ऐसे ही शब्द है आपका पुलिस। ठीक है, पुलिस का भी पुल्लिंग नहीं होता है। और इसमें क्या आपके शब्द आ जाएंगे, जैसे शब्द है आपका सरकार, इसमें लिख लीजिए नीचे, शब्द है आपका सरकार। ठीक है, आदि कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पुल्लिंग नहीं होता, और भी इसके अलावा हो जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर टू की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। देखो ध्यान रखना, अभी जो मैंने यहाँ पे आपको पहला पॉइंट लिखवाया, इसमें जो नाम दिए हैं ये वाले नाम आपके लिए सफिशिएंट हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आए हैं। और इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसे नाम होंगे जिनका पुल्लिंग नहीं होता है, तो या एज जो सिर्फ केवल और केवल पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, उनकी लिस्ट में आप लोगों को जल्दी ही बना के दे दूंगी। ठीक है, तब तक यहाँ पे जो लिखे हैं ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता रहता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ये कह रहा है कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणियों, यहाँ पे हम जानवरों की बात कर रहे हैं, पशु पक्षियों की। तो हम यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में देखते हैं पहले, जैसे गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कौवा, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि, ये सब हमारे क्या हैं, ये पुल्लिंग कहलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये तोता है, इस तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा। और जैसे स्त्रीलिंग कुछ शब्द हैं हमारे, जिसमें हम देखते हैं दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कोयल का पुल्लिंग क्या होगा। ठीक, तो जल्दी से ये आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग, वो सिर्फ केवल और केवल स्त्रीलिंग या तो केवल और केवल पुल्लिंग होते हैं। ठीक है मैडम, तोता, मादा तोता, बहुत सुंदर। ठीक है, नहीं होगा, कुछ ने तोता बोला है। मैना, यहाँ पे एक शब्द आया मैना। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसे तोती भी बोले लगे कि तोता का स्त्रीलिंग तोती। आप लोगों का यहाँ पे मिला जुला आया। अब आपने कौवा यानी मैंने कोयल के बारे में भी पूछा दूसरा प्रश्न, तो आपने उसका भी आंसर दिया अलग अलग। किसी ने कहा है मैना और किसी ने कहा कुछ नहीं होगा, और चलो तोती किसी ने नहीं बताया। अब आप देखेंगे मैं तोती क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। एक बार मुझे आप में से ही किसी एक छात्र ने बताया था कि मैम मेरी बेटी की टीचर, मेरी बेटी 3rd क्लास में पढ़ रही है और मेरी बेटी की टीचर उसको पढ़ा रही थी कि तोता का स्त्रीलिंग तोती होगा। कि जब मैंने उसको सुना इस तरह से तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि मैंने तभी देखा कि मैंने आपकी क्लास ली हुई थी तो मुझे पता था। तो मुझे भी तब हंसी आई कि बताओ छोटे बच्चों को इस तरह से अगर पढ़ाएंगे लोग तो कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताती हूँ, आप में से बहुत सारे छात्रों ने इसका सही आंसर दिया है कि तोता का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मादा तोता। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आता है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन आपका दिया होता है मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आपका मगरमच्छ का, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ज्यादा रहा है, तो मादा मगरमच्छ। अब कैसे लिखना है यहाँ पे आपको नोट करना है इसके लिए। ठीक है, नोट। अब मैं आपसे 1-2 प्रश्न और पूछूंगी, तो पहले यहाँ पर नोट लिख लीजिए और नोट लिखने के बाद आपको मुझे वो प्रश्न बताने हैं। यहाँ पर लिखिए ऊपर लिखे शब्दों का, यहाँ आपको लिखना है, नोट के आगे आपको लिखना है
ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय, ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय मादा तथा नर, मादा तथा नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? ऊपर लिखे शब्दों का ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय नर मादा या नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे, उदाहरण करके लिखना है, जैसे नर तोता मादा तोता। ठीक है, नर तोता मादा तोता, नर कोयल मादा कोयल आदि। लिख लिया आपने? सबसे पहले जल्दी से लिखिए फटाफट से। आप लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि मैम अभी अभी आपने कहा कि तोता तो पुल्लिंग होता है, तो फिर हम नर तोता क्यों लिखेंगे, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो देखो जल्दी से समझ लो फटाफट इसको। लिख लिया आपने? अब आपको समझना है। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, जब आपके एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाए, आपको शब्द दे दिया रहा है यहाँ पर कि शब्द दे दिया चीता, और आपसे पूछा गया बताइए चीता का लिंग कौन सा है, तो आप इसका लिंग क्या बताएंगे? पुल्लिंग, क्योंकि हमने ऐसे में पढ़ा है चीता किस में आता है? पुल्लिंग में। ठीक, फिर आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे, कोई एक शब्द दे दिया रहे, आपसे कहे कि आपको बताना है मछली, मछली का लिंग कौन सा है, तो आप, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मछली तो स्त्रीलिंग में आता है, तो आप कहेंगे मछली हो गया स्त्रीलिंग। लेकिन आपसे फिर ऐसा प्रश्न आया, उसने कहा कि मछली शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है। तो जब मछली का आप पुल्लिंग बताएंगे, तो क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मछली एक प्राणी है और प्राणी में नर और मादा दोनों होते हैं, तो मछली, अब भले ही मछली नाम स्त्रीलिंग में आ गया, लेकिन इस मछली में कोई तो नर होगा, तो उसको कैसे पहचानेंगे हम? तो हम उसको कहेंगे नर मछली। ठीक है, इसी तरह से चीता है, तो चीता हमको पता है कि चीता शब्द जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन चीता जो प्राणी है इसमें एक मादा और एक नर होगा, तो हमें कैसे बताएंगे कि कौन सा मादा है कौन सा नर है? तो हम कहेंगे नर चीता और मादा चीता। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए, प्रश्न इस तरह से किया जाए कि चीता का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप चीता का स्त्रीलिंग मादा चीता ये वाला सेलेक्ट करेंगे, आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना कि इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये ऐसा नहीं बोलना है। किसके बारे में? ये प्राणीवाचक शब्दों के बारे में, जो प्राणीवाचक हैं इनके बारे में। ठीक है, तो इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? नर तथा मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न है, आपको बताना है, शब्द है आपका चींटा, चींटा का आपको स्त्रीलिंग बनाना है। उल्टा पूछ लिया मैंने, शब्द है आपकी चींटी, ठीक है, शब्द क्या है? चींटी, इसका आपको पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग क्या होगा? ए ऑप्शन चींटा, बी ऑप्शन चैंटा, सी ऑप्शन नर चींटी, डी ऑप्शन कोई नहीं। जल्दी बताइए, चींटा का आंसर बताना है, क्या होगा? नर चींटी, ए ऑप्शन। हे भगवान, अभी अभी तो बताया है आपको, फिर गलती कर दी।
अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जिन भी छात्रों ने चीटी का पुल्लिंग चेटा बताया है या चीटा बताया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप चीटी इसको कहते हैं ना, ये छोटी सी जो होती है, अभी तो आपको बोर्ड पे पता नहीं दिखेगी भी नहीं के, है ना, ये इतनी छोटी सी होती है ना, छोटी सी को बोलते हैं आप चीटी। और चेटा किसको कहते हैं? जो इससे बड़ी होती है, एकदम मोटी सी, है ना, इस बड़ी वाले को ही तो बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये चेटा है। तो मुझको ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है, आपने आज तक की किसी प्राणी में ऐसा जोड़ा देखा है कि मादा इतनी छोटी सी हो और उसका नर इतना बड़ा हो, इतना विशाल, कि मादा को उठा के ना मुंह में ही रख ले, खा जाए उसको? तो क्या ऐसा आपने कॉम्बिनेशन कभी किसी नर या मादा में देखा है? नहीं ना। तो देखो, ये ध्यान रखना, चीटी भी एक क्या है, प्रजातियां हैं। कुछ चीटी होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे हमने लिखा था, कुछ चीटियां होती हैं हमारी छोटी छोटी, कुछ होती हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी, कुछ होती हैं काली, कुछ होती हैं लाल, ठीक है, कुछ होती हैं उड़ने वाली। तो ये सब क्या है, प्रजातियां हैं इनकी, लेकिन ये होती क्या है, चीटी ही होती हैं। और इनका पुल्लिंग और इनका स्त्रीलिंग दोनों भी कैसे बनेगा, नर और मादा करके बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता चला, तो ध्यान रखना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा, पहले देखो आपको बताया, बताने और पढ़ाने के बाद फिर आपसे प्रश्न किया, फिर भी गलती कर दी, तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जल्दी से मुझको ये बताइए कि कोयल का पुल्लिंग क्या होगा, कोआ या कुछ और? जल्दी से बताइए, कोयल का पुल्लिंग क्या होगा? कोयल का पुल्लिंग, अक्सर हमारे छात्र इसमें भी गलतियां करते हैं, कोयल का पुल्लिंग कर देते हैं कौआ। हाँ, कौआ होगा मतलब कोआ नहीं, याद रखना, कोयल अलग प्रजाति है और कोआ अलग प्रजाति है। कोयल अपने आप में नर और मादा होती हैं और कोआ में भी अपने आप में नर और मादा होते हैं। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि कोयल का पुल्लिंग कोआ, ये गलत है। बचपन में हमको ऐसे सिखाया गया है। कोयल को कोआ का विलोम आवाज के कारण बताया गया है। किसके कारण? आवाज के कारण, कि कोए की आवाज बहुत कर्कश होती है लेकिन कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो उनकी आवाज के कारण इनको एक दूसरे का विलोम बताया गया है, ना कि ये नर मादा होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, आपस में इन्हें मतलब सारी चीजें जितने भी हैं वाक्य, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अब यहाँ पे कहता है प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। तो यहाँ पे कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं दी हैं, कुछ स्त्रीलिंग, जैसे परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल आदि। उसी तरह से सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई पुल्लिंग में, ये आ गई यहाँ पर स्त्रीलिंग में। तो यानी कुछ समूह जो है वो पुल्लिंग होते हैं, कुछ समूह स्त्रीलिंग होते हैं। जितने यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है, कम से कम इनको तो याद कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, कम से कम इनको याद कर लेना। एक बार आपको पढ़ना है इनको कि कौन सा स्त्रीलिंग में है और कौन सा पुल्लिंग में है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 को देखो अच्छे से समझना, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि कुछ तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, कुछ संस्कृत शब्द हैं जिनका हिंदी में लिंग बदल गया है। मतलब जब संस्कृत शब्दों को हमने हिंदी भाषा के अंदर स्वीकार किया तो इनका लिंग बदल गया, संस्कृत में कुछ और था और हिंदी में कुछ और हो गया। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इसी तरह से आता है। जैसे शब्द यहाँ पर हमारा संस्कृत शब्द जो था वो क्या है, महिमा। तो महिमा शब्द था, तो जब हम इसको संस्कृत में पढ़ते हैं तो हम इसको पुल्लिंग में पढ़ते हैं, यानी महिमा पुल्लिंग में पढ़ा जाता है, कहाँ पर, संस्कृत भाषा में। लेकिन जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो ये स्त्रीलिंग में आ गया। अब आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि तत्सम शब्द महिमा का हिंदी में लिंग बताइए। तो संस्कृत में तो क्या है, पुल्लिंग है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, क्योंकि हिंदी में बदला है। जैसे शब्द है आत्मा, संस्कृत में पुल्लिंग होता है,
ठीक है, संस्कृत में क्या होता है, पुल्लिंग होता है आत्मा, लेकिन हिंदी में आत्मा होती है कर दिया, आत्मा क्या होती है, होती है, स्त्रीलिंग बना दिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द यहाँ पे कुछ दिए हैं उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएंगे, आपसे पूछ सकता है कि आत्मा जो कि हिंदी में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में इसका कौन सा लिंग है, तो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में इसे पुल्लिंग माना जाता था। देह, देह संस्कृत में पुल्लिंग था, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग हुआ करता था, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग में रख दिया गया। ऐसे ही शब्द है विजय और मृत्यु, ये दोनों संस्कृत में पुल्लिंग थे, लेकिन हमने इनको हिंदी में स्त्रीलिंग में रखा, विजय और मृत्यु, इन दोनों को। ठीक इसी तरह से कुछ शब्द आते हैं जैसे किरण, समाधि, राशि, ये संस्कृत में पुल्लिंग थे तीनों, लेकिन जब हमने इनको हिंदी में रखा तो ये स्त्रीलिंग में आ गए। ठीक है, इनका लिंग हमने चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग में रख दिया। इसी तरह से वस्तु और आयु, इन दोनों शब्दों को संस्कृत भाषा में उभयलिंग में रखा गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा में, तत्सम में, ठीक, तत्सम में ये उभयलिंग हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि जब हिंदी में हमने देखा दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इनको हमने किस में रखा, स्त्रीलिंग में रखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना? चलो, हिरणी और घोड़ी, तो देखो ध्यान रखना, हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी हो जाता है और घोड़ा का घोड़ी हो जाता है, ऐसे ही शेर का शेरनी भी हो जाता है। तो हमने पहले ही लिखा था कि कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग और हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो कुछ होते हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे। तो ये एक लिस्ट जो आपको दी गई है, ये लिस्ट तो कम से कम आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है प्राय पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो देखो, कुछ हमारे स्त्रीलिंग प्रत्यय भी होते हैं जिनसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द में उन प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर आनी प्रत्यय है, हमने सेठ में लगाया तो सेठ से सेठानी, गुरु में गुरुआनी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग क्या है, गुरुआनी। ठीक है, इस तरह से ई प्रत्यय लगाकर पुत्र में पुत्री, ठीक है, दादा से दादी, बेटा से बेटी। आ प्रत्यय लगाकर बनाया, सुत से सुता, चंचल से चंचला, ऐसे ही लगाते हैं अलग से। ठीक है, इन प्रत्यय लगाकर जैसे सुनार में सुनारिन, धोबी से धोबिन, जमादार से जमादारिन। आइन प्रत्यय लगाकर ठाकुर से ठकुराइन या ठाकुराइन, ओझा से ओझाइन। इका प्रत्यय लगाकर लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका। वती प्रत्यय लगाकर बलवान बलवती, भगवान भगवती, धनवान धनवती। मति प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। और इया प्रत्यय लगाकर बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बूढ़िया, डिब्बा से डिबिया। और नी प्रत्यय लगाकर जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। ठीक है, इस तरह के हमने यहाँ पर कुछ शब्द लगाकर बनाए। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, काफी सारे छात्र हमारे ये पूछते हैं कि लेखक में हमने यहाँ पर लेखिका बनाया, अक प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है, इका प्रत्यय जोड़ा है यहाँ पर, तो कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे शब्दों को जानने के लिए प्रत्यय लगाना आना आपको आना चाहिए। ठीक है, जिन छात्रों ने प्रत्यय पढ़ा है उनको पता होगा, और जिन्होंने प्रत्यय नहीं पढ़ा है तो वो आगे पढ़ेंगे जब हमारा प्रत्यय का टॉपिक आएगा। ठीक है, तब तक ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो ये आपको फोकस करना है इस पर और इस पर ट्राई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है अरबी फारसी उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं।
तो इसमें कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। इनको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है, एक बार तो कम से कम पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम से इनका कुछ कलेक्शन लिया गया है जो एग्जाम में आने की संभावना है और कुछ आए हुए हैं। पॉइंट नंबर 7 भी आपका कहता है अरबी, फारसी, उर्दू के त अंत वाले शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखें हम, मोहब्बत, शोहरत, इज्जत, जिल्लत, किल्लत, शरारत, हिफाजत, इबादत, नसीहत, बगावत, हुज्जत, जुर्रत, कयामत, नजाकत, गनीमत आदि ऐसे कुछ शब्द हैं। यानी त अंत वाले शब्द प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे ना आपको दो बातें सीखनी है, एक तो 6 पॉइंट और 7 पॉइंट। इनको पढ़ना किस नज़रिए से? दो नज़रिए से। एक तो पढ़ना है लिंग जानने के लिए, दूसरा पढ़ना है कि कौन कौन सा शब्द हमारा विदेशज शब्द है। यानी अरबी, फारसी आपके शब्द दिए हैं तो ये क्या है? विदेशज शब्द के रूप में भी आ जाएंगे। तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार पढ़ना जरूर है, एक तो विदेशज शब्द भी आपको पता चल जाएगा और लिंग भी आपको पहचान हो जाएगी। आगे पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि अंग्रेजी के शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग ऐसे दिए हुए हैं, कुछ दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बार इनको पढ़ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो स्त्रीलिंग में हैं, कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो पुल्लिंग में हैं, अलग अलग आते हैं। तो एक बार इनको भी आपको अपने स्तर पे पढ़ना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रही कि सीधा अगर मैं ये बोलूँगी कि अदरक, टमाटर, बैंगन, पुदीना, प्याज, आलू, लहसुन, पालक ये सब क्या है? पुल्लिंग। तो ये चीज़ इसमें समझाने वाली नहीं है। ये तो आप अपना पेन उठाएंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ समझना है, जो समझाना है, वो मुझे आपको बताना है, ठीक। तो ये आपको करना है, एक बार कम से कम पढ़िएगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 10, शरीर के अंगों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें जो कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, इसमें ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में एक बात और मैं डालती हूँ, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात करते हैं तो आप केवल उसके नाम को देखिए, उसके पीछे के भाव पर आपको स्त्री पुल्लिंग नहीं लगाना है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक शब्द दिया है हाथ। हाथ शब्द अपने आप में पुल्लिंग होता है, लेकिन इसका अगर हम दूसरा नाम ले लें भुजा, जो कि स्त्रीलिंग हो जाता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं हाथ, तो हाथ शब्द को ही पढ़िए कि वो है पुल्लिंग। अब हाथ के पीछे इसको मत लगा लेना कि आपने इसको पढ़ लिया तो ये पुल्लिंग हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। मैंने कहा है कि हाथ शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, ना कि हाथ के पीछे ये जो अंग है ये पुल्लिंग है। इसको हम भुजा कहेंगे तो भुजा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जब हम इसको हाथ कहेंगे तो हाथ पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप संज्ञा का लिंग पढ़ रहे हैं, ना कि उसके पीछे वाली वस्तुओं का, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसे हाथ आपका पुल्लिंग आ गया तो भुजा आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो याद करना है सबको एक बार। पॉइंट नंबर 11, आभूषणों के कुछ नाम पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक बार आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है। पॉइंट 12 करके लिख लो या कैसे भी लिख लो। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको लिखना है, और उसमें पॉइंट लिखिए कि कुछ पदों के नाम, पॉइंट लिखिए इसमें। अब ये पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपका आपकी परीक्षा में आता है। और लिखिए कुछ पदों के नाम, कुछ पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुछ पदों के नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे करके लिखिए, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, कौमा राष्ट्रपति, कौमा उपराष्ट्रपति, कौमा मंत्री, कौमा उपमंत्री,
मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, क्या बोला मैंने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, चाहे कुछ भी, हमने बात करी है पदों की, ठीक है। पदों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। ठीक है, इंजीनियर आदि। अब इनमें आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखना है, इनमें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, ब्रैकेट में लिखिए, इनमें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग को अलग करने के लिए, इनमें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग को अलग करने के लिए महिला अथवा पुरुष, महिला अथवा पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। महिला अथवा पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो, शब्द है एक अध्यक्ष, बहुत लोग अध्यक्षा कह देते हैं, गलत है। अध्यक्ष महोदया, ठीक है, क्या होना चाहिए, अध्यक्ष महोदया, ना कि अध्यक्षा। ये गलत है शब्द। अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा नहीं होगा, अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदय पुल्लिंग हो गया और अध्यक्ष महोदया उसका स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री पद पर कोई स्त्री बैठी है तो हम कैसे लिखेंगे, महिला प्रधानमंत्री। पुरुष के लिए केवल प्रधानमंत्री। इसी तरह से वकील है तो आप बोलेंगे महिला वकील। डॉक्टर है तो महिला डॉक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे हम बोल देते हैं कि डॉक्टर का स्त्रीलिंग कभी बोल दो डॉक्टरनी, ऐसे बोलते थे ना। ग्रामीण में, बोलियों में नहीं जाना है, आपको मानक भाषा का प्रयोग करना है। तो मानक भाषा में डॉक्टर का स्त्रीलिंग क्या होता है, महिला डॉक्टर। ठीक, चलो ये बात ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, इसके साथ ही जहां आपने लिखा है इसमें कुछ शब्द लिख लीजिए। जैसे मान लो आपके, मैं बता देती हूँ, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। शब्द है आपका महोदय, महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा, महोदया। लिखते जाना, लिख लीजिए साथ के साथ, जब तक कोई जिसका प्रश्न है वो बताते हैं तब तक। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक का शिक्षिका, जैसे गुरु है तो गुरु का गुरुवाणी, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अभिनेता तो अभिनेत्री, जैसे नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है ऋषि, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका स्त्रीलिंग होगा ऋषिका, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। तो अब यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब आप में बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो इतने सारे पॉइंट बता दिए, इनको इतने सबको याद कैसे करेंगे, कुछ ऐसी सरलतम ट्रिक बता दो इनके लिए कि हम अच्छे से याद कर सकें। तो देखो, आपको इन शब्दों को ना रिलेट करना पड़ेगा। दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजों से रिलेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखो, शब्द है, आप मान लो जैसे आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द आप कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जिस शब्द के पीछे ताकत, सत्ता, पावर, मतलब जो शक्ति महसूस होती है जिन शब्दों के पीछे, वे शब्द प्राय आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सरकार, सरकार के अंदर ये शक्ति है कि वो कोई भी नियम बना सकती है, तो सरकार होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही न्यायपालिका, न्यायपालिका कोई भी नियम कानून निकाल सकती है आपके लिए, तो होती है। कार्यपालिका नियम कानून बनाती है, मतलब उसके अपने पास पावर रखती है, तो होती है। भले ही न्यायपालिका, कार्यपालिका है, सरकार में आदमी काम करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन है हमें उस शब्द से। इसी तरह से पुलिस, ताकत होती है पुलिस में, इसलिए होती है। सेना, ताकत होती है
शक्ति है, सामर्थ है, पावर है। फौज शक्ति है, सामर्थ है। स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, पुलिस स्त्रीलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। विधान परिषद, संसद, विधानसभा, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ताकत है इनके पीछे, ताकत दिखाई दे रहा है। तो अक्सर ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। तो आप जैसे ऐसे शब्दों को पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे ये वाला भाव ले लो कि क्या सच में ही पावर वाली चीज़ों को स्त्रीलिंग में रखा गया है। फिर इसके बाद हिंदी में जो स्त्रीलिंग शब्दों को, यानी स्त्रीलिंग शब्दों की जो कैटेगरी बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है कि जैसे जो शब्द हैं उनकी प्रकृति अगर कैसी होती है कि मान लो कोई शब्द जो पीछे जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं बहुत सुंदर हैं, कोमल हैं, चिकनी हैं, पतली हैं, मुलायम हैं, सुकून पहुंचाने वाली हैं, तो वैसी चीज़ें या वैसी वस्तुएं, वैसी चीज़ों को किस में रखा गया है, स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे रात, रात क्या होती है, सुकून पहुंचाती है, ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार से जैसे जो चीज़ मोटी हैं, खुरदरी हैं, बेढंगी हैं, भारी हैं, जो जिनमें लोचशीलता कम पाई जाती है, अकड़ी हुई हैं, वैसी चीज़ें पुल्लिंग में रखी गई हैं, या कष्ट पहुंचाने वाली हैं, वैसी चीज़ें पुल्लिंग में रखी गई हैं। जैसे हम बात करते हैं दिन भर की बात करते हैं, दिन भर थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है, तो दिन होता है। रात सुकून वाली होती है, आराम मिलता है कि भाई रात हो गई, अब तो आराम मिल जाएगा, तो रात होती है। ऐसे ही जीवन शब्द क्या होता है, पूरे जीवन कष्टों से भरा होता है, तो जीवन होता है। मृत्यु हो जाने के बाद कोई कष्ट रहता ही नहीं है, सुकून दे देती है, हर कष्ट से, हर मोह माया से, बंधन से मुक्त कर देती है, तो ये होती है, मृत्यु होती है। तो ऐसे आप ये शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, एक ट्रिक है जो स्त्रीलिंग के लिए आती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए आती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये बता दिया तो इसमें बहुत सारे हमारे जो पुरुष होते हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो एकदम से बिगड़ जाते हैं, ये क्या कह दिया, ताकत वाली बात कह दी। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको हिंट बता रही हूँ, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रश्न। अब जो लिंग आपके दिए हुए हैं इनका प्रश्नोत्तर एक बार करके देखना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, और फिर इसको जल्दी से हम खत्म करेंगे क्लास को। अगली क्लास भी हमारी होनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपके। पॉइंट नंबर 1 दूसरा, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 भी इसमें इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो इसमें बचे हैं जितने, वो सारे आपके एग्जाम में बहुत न के बराबर रेयर पूछे जाते हैं, पर आपको एक बार पढ़ना है। पॉइंट नंबर 12 जो मैंने सबसे लास्ट में लिखवाया है, वो आपको मतलब वो भी याद करना है। चलिए ठीक है, तो फिर आपकी क्लास का समय हो चुका है काफ़ी, अगली क्लास भी मुझे लेनी है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।